हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, इससे पहले हम जो 10th क्लास का लाइट का फर्स्ट चैप्टर है लेंस तक उसको कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। उसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी। मिरर के बारे में पढ़ा क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा क्या होता है, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा क्या होता है, लेंस के बारे में पढ़ा कितने टाइप के लेंस होते हैं, किस तरह से इमेज बनती है। ठीक है ना। वो सभी चीज़ें हमने उस चैप्टर में डिस्कस की बच्चों। एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन थी लेंस की, ह्यूमन आई। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19 इसको आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है। तो बच्चों, जो हमारे पास ह्यूमन आई है वो इस बार सिलेबस में नहीं है, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। कि जो लाइट होती है वो प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन उसमें किस तरह से होता है। बच्चों, सबसे पहले तो हमें देखो, हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक में क्या नाम आया हुआ है, नया। ये सभी चीज़ों को तो हमें पता है, लाइट के बारे में पता है, रिफ्लेक्शन के बारे में पता है, लेकिन प्रिज्म एक हमारे लिए न्यू कॉन्सेप्ट है। ये प्रिज्म होता क्या है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हमें पहले पढ़ना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। आपने कई बार आप कहीं ऑफिस में गए हों या आपने स्कूल के ऑफिस में भी देखा होगा, एक कांच के या ग्लास के कहें हम, एक कहीं देखे तो आपने गोल सा वो रखा हुआ देखा होगा। ठीक है ना। वो उसके ऊपर रखते हैं मेज के। उससे हम जो पेपर वगैरह होते हैं उन सभी चीज़ों को उनके ऊपर या उनको थामे रखने के लिए, रोके रखने के लिए उनके ऊपर रखा जाता है। या बच्चों, कहीं आपने अगर ध्यान से देखा हो तो कुछ जगह गिलास का एक ऐसा मटेरियल रखा रहता है, देखिए कुछ इस टाइप से। देखा है। अगर दो तरीके से आप अपनी आंखों में इसका जो है व्यू देख सकते हैं। देखो, अगर ये आप आगे लेकर के आओगे तो ये वाला आपको पीछे दिखाई देने लगेगा। ठीक है ना। ये देखो नजरों का धोखा। ठीक। अगर आप इसको आगे ना लेकर के आओ, इसको आगे ले आओ, तो ये इसके पीछे दिखाई देने लगेगा। ठीक है ना। तो आपने अगर इस तरह का कोई भी देखा हो ऑफिस में कहीं, तो बच्चों कांच का बना हुआ होता है वो। तो ये क्या होता है हमारे पास, इसी को हम प्रिज्म बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है ना। लेकिन प्रिज्म की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, उसको पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसके ये जिस सबस्टेंस से मिलकर के बना है वो किस तरह का सबस्टेंस है। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और फिर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए, ए सॉलिड homogeneous refracting medium या ए सॉलिड homogeneous refracting transparent medium which is bounded by two plane surfaces at any angle। और बच्चों, जिस एंगल पर ये एक दूसरे से, ये जो प्लेन सरफेस होते हैं, जिस एंगल पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम प्रिज्म एंगल। ठीक है। इज नोन एज प्रिज्म। अगर ध्यान से देखो बच्चों तो क्या लिखा हुआ है, ए सॉलिड। हाँ, बिल्कुल सही बात है, सॉलिड होता है, हमने देखा है। होमोजीनियस का मतलब होता है बच्चों वो एक ऐसे सबस्टेंस से मिलकर के बना हुआ है
मतलब एक ही सबस्टेंस से मिलकर के बना हुआ है, उसमें ऐसा नहीं है कि अलग अलग सबस्टेंस को मिक्स करके रखा गया हो, वो एक ही सबस्टेंस से मिलकर बना है। अगर वो ग्लास से बना है तो ग्लास से ही बना है, मतलब उसके अंदर जितने भी जो भी पदार्थ है उसकी उस जो सबस्टेंस है उसके थ्रू आउट प्रॉपर्टी सेम है उस सबस्टेंस की। या हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास प्रिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सबस्टेंस से मिलकर के बना हुआ है। रिफ्रैक्टिंग, बिल्कुल सही बात है। तभी अगर इससे बच्चों जो कांच होता है हमने देखा है कि उससे क्या होता है, जो ग्लास होता है रिफ्रैक्शन होता है, बात समझ रहे हो ना। तो वो जो हमारे पास मीडियम है वो रिफ्रैक्टिंग भी है। ट्रांसपेरेंट, जब हम कांच के अंदर से ऐसे देखते हैं उस प्रिज्म के तो हमें दूसरी साइड का भी दिखाई देने लगता है, तो इसका मतलब है कि वो ट्रांसपेरेंट भी है, ठीक है। मीडियम विच इज बाउंडेड बाय टू प्लेन सर्फेसेस, देखो यहाँ क्या बोला गया कि ये एक ऐसा मीडियम है जो बाउंड होता है दो प्लेन सरफेस से। बच्चों वो दो प्लेन सरफेस ये है, एक तो देखिए ये है और सेकंड प्यारे बच्चों ये, ठीक है ना। और ये दोनों के दोनों देखो अगर हम ध्यान से देखो तो किस एंगल पे मीट कर रहे हैं, इस पर। तो इसी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, प्रिज्म एंगल बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ठीक है ना, इज नोन एज प्रिज्म, ठीक है। तो ए सॉलिड होमोजेनियस रिफ्रैक्टिंग ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेसेस इज नोन एज प्रिज्म। इसकी अच्छी सी फिगर हम लोग बना देते हैं। ये बच्चों प्रिज्म एंगल है, या इसी को ही हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बुक में, बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे। ये इसके जो सामने वाला पार्ट है ना इसको दिखाया जाता है, ठीक है ना। और ये होता है हमारे पास प्रिज्म एंगल। ये बच्चों हमारे पास प्रिज्म है और प्रिज्म की डेफिनेशन, ठीक है। प्रिज्म फ्रंट व्यू, और यहाँ क्या हो जाएगा ये प्रिज्म, ठीक। तो इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के जरिए लाइट का रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है, चलिएगा इसको भी देखेंगे। सबसे पहले तो हम इसको प्रिज्म को क्लीन कर देते हैं। और बच्चों बहुत क्लीन फिगर हम लोग इसकी बनाने की कोशिश करेंगे। और फ्रंट व्यू वाली, देखो ये हमारे पास मान लीजिए कोई प्रिज्म है और ये इसका प्रिज्म एंगल है। बच्चों ये दो सरफेस है ना वो प्लेन बाउंडेड सरफेसेस, एक तो ये है और एक ये है। इस पर हम एक नॉर्मल बनाते हैं। आपको पता है ना नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर बनता है। ये इसके परपेंडिकुलर है, या हम कह सकते हैं इसके नॉर्मल। एक नॉर्मल यहाँ बनाया, सेकंड नॉर्मल बच्चों यहाँ बना, ठीक। अब मान लीजिए आप कि यहाँ से एक लाइट की रे हम इसके ऊपर डालते हैं, लेजर लाइट मान लो या कुछ भी, ऐसे डालेंगे इधर से, वो ऐसे जाएगी यहाँ टकराएगी। और टकराने के बाद बच्चों देखो यहाँ क्या है हमारे पास, एयर है, ये क्या है प्रिज्म है, और यहाँ अगेन हमारे पास क्या है एयर है। देखो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हमने मान लिया ईटा ए, प्रिज्म का मान लिया ईटा पी, और एयर का अगेन ईटा ए। तो बच्चों हम जानते हैं ऑलवेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म ऑलवेज ग्रेटर देन टू द एयर, ठीक है। ऑलवेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विल बी ग्रेटर देन टू द एयर। तो बच्चों देखो ये हमारा कैसा रेयर मीडियम हो गया इस साइड में, है ना। ये रेयर मीडियम है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, अगेन ये रेयर मीडियम है। मान लीजिए कोई लाइट रे ऐसे आई और यहाँ टकराई, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे
अब ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको बच्चों हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। ठीक है ना। और ये क्या है, नॉर्मल एट फर्स्ट सरफेस। ठीक है ना, ये हम फर्स्ट सरफेस मान ले हमने। ठीक है, ये नॉर्मल किस पे है, फर्स्ट सरफेस पे। ये क्या है, इंसिडेंट एंगल, और ये हमारी इंसिडेंट रे है। तो बच्चों जब रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, वो नॉर्मल की साइड बेंड हो जाती है। और बच्चों प्रिज्म में हमेशा जब आप इस तरह की फिगर बनाएंगे रे वाली, तो ये जो रे है इंसिडेंट रे, जब प्रिज्म के अंदर जाती है तो हमेशा याद रखिएगा, ये अगर हमारे पास प्रिज्म है ए बी, या इसको ए मान ले, ये बी, ये सी, ठीक है ना। ये जो हमारे पास बेस है प्रिज्म का बी सी, ये इसके पैरेलल हो जाती है ऐसे। या दूसरी वे में हम कहें, ये क्या हो रही है, नॉर्मल की ओर बैंड हो गई। देखो ऐसे आई, ऐसे चली गई, बैंड हो रही है ना नॉर्मल की ओर। और बच्चों ये यहां से जो एंगल बनाती है आर, इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, इसको बोलेंगे हम रिफ्रैक्टेड एंगल। अगेन बच्चों क्या होगा, फिर ये दोबारा डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगी। बच्चों जब भी कोई रे हमारी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, वो नॉर्मल से बैंड हो जाती है अवे, या ये कहेंगे कि नॉर्मल से दूर हट जाती है। ये इस बार ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो बच्चों इस रे को हम बोलते हैं इमरजेंट रे। और बच्चों यहाँ जो नॉर्मल और जो इमरजेंट रे है उसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं इमरजेंट एंगल। ठीक है ना। और बच्चों ये हमारे पास जो नॉर्मल है, ये बोलेंगे नॉर्मल एट सेकंड सरफेस। ठीक है ना, सभी बातें क्लियर है। कोई रे आई, आकर के इसके नॉर्मल से टकराई, टकराने के बाद नॉर्मल की ओर मुड़ी और पैरेलल हो गई हमारे बेस के। अब थोड़ी और आगे चली, आगे चलने के बाद दूसरे वाला जो सरफेस है उससे टकराई। अब वो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, इस तरह से इससे बाहर निकल जाती है। ये जो बच्चों है ये रिफ्रैक्शन है ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। देखो यहाँ लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। देखो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है, रिफ्लेक्शन में तो हमेशा लाइट टकराएगी और वापस उसी मीडियम में बैक हो जाती है, और रिफ्रैक्शन में उस मीडियम के अंदर पहुंचती है और पहुंच करके अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। समझ रहे हो, या अपने उसका जो पाथ है उससे डेविएटेड हो जाती है। ठीक है ना, ये चली और चलते हुए अपने पाथ से, देखो हर जगह यहाँ थी, ये डेविएशन आया, फिर ये पाथ बना इसका, फिर ये डेविएशन आया। तो बच्चों इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। और ये किसके थ्रू दिखा रहे हैं, दिस इज शोइंग बाय द प्रिज्म एंड हेंस इट इज नोन एज रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। सभी बच्चों को इसकी थ्योरी एनसीईआरटी की बुक से लिखनी, बिल्कुल तरीके से लिखनी है बच्चों, या मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे लिखिएगा। Let us consider a prism A, B, C as shown in figure and a incident ray L, M strike on the first surface of the prism, then a incident angle with normal is formed I. ठीक है, now this ray passing through the rarer medium to the denser medium, and hence in result it will bend toward the normal as shown in the figure M N ray. ठीक है, now again the जो refracted ray strike with the second surface, and hence there is the wave, there is the refracted wave passing from denser medium to the rarer medium. Due to this, the refracted or can say that emergent wave will bends away to the normal, and hence in result we get a ray of
we get a refraction of a ray. This whole phenomenon is known as refraction of light through prism. ठीक है ना? तो इस तरह से आप ये सभी बातें अपने आप भी लिख सकते हैं या आप बुक से भी इसको लिख सकते हैं। कंसेप्ट बच्चों ये है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना? चलिए इससे आगे बच्चों हम लोग चलते हैं रिफ्रैक्शन लाइट ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म्स के बाद हमारे पास जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है डिस्पर्सन का। Dispersion of light. बच्चों ये क्या होता है? Splitting of light into its color component. This phenomenon is known as dispersion. ठीक है, तो ये जो फिनोमिनन है इसको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्सन। देखो बच्चों हमने क्या लिखा? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर कंपोनेंट। बच्चों जो हमारे पास सनलाइट आती है आपने कभी देखा भी होगा तो हमें उसकी जो रे होती है ऐसी लगती है जैसे वाइट हो, ठीक है ना? लेकिन एक्चुअल में क्या होता है उसके अंदर 7 कलर होते हैं। कौन कौन से? ये होते हैं बच्चों विबग्योर, ये है हमारे पास वॉयलेट, ये है बच्चों इंडिगो, ये है ब्लू, ये है ग्रीन, ये है येलो, ये है ऑरेंज, ये है बच्चों रेड, ठीक है ना? तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 कलर होते हैं उसके अंदर, ठीक है ना? कौन से? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड। और बच्चों ये मैंने जिस क्रम में लिखे हैं अगर मैं नीचे से ऊपर की ओर चलूंगा तो यहाँ जो इनकी वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की होती है, सबसे इससे ज़्यादा इंडिगो की, फिर ब्लू की, फिर ग्रीन की, फिर येलो की, फिर ऑरेंज की, फिर रेड की, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी हुई? इसका मतलब रेड की। ये सभी बातें याद रखनी है। और बच्चों फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज होती है, वेवलेंथ तो इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है आपने 9th क्लास में पढ़ा है साउंड वाले चैप्टर में, जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज़ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। और मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि सभी चीज़ें आपको क्लियर है, वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्योंकि इससे पहले हम 9th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? अब बच्चों वहाँ आपने साउंड के लिए पढ़ा था, लेकिन साउंड और लाइट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है ना? यहाँ पर भी लाइट भी एक वेव है, साउंड भी एक वेव है, तो वेव की सभी प्रॉपर्टियाँ अप्रोक्सीमेटली कोइंसाइड कर जाती हैं। चलिए इससे आगे बच्चों हमारे पास जो डिस्पर्सन है होता क्या है इन रियल। मान लीजिए कि ये कोई हमारे पास प्रिज्म है, क्या है? कोई प्रिज्म है ए बी सी। सबसे पहले जो इसका एक्सपेरिमेंट किया था वो सर आइजैक न्यूटन ने, न्यूटन साहब ने सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट किया था सनलाइट के लिए। उन्होंने बच्चों क्या किया, मान लीजिए
अगेन वही करो, ये इसका नॉर्मल है। वैसे अभी नॉर्मल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाएगी। यहाँ से बच्चों व्हाइट लाइट डाली हुई उन्होंने, व्हाइट लाइट क्या है ये, व्हाइट लाइट, या बच्चों हम इसको बोल सकते हैं सनलाइट। ठीक है, व्हाइट लाइट डाली तो उन्होंने क्या देखा, इसके सामने एक पर्दा लगाया ऐसे, ठीक है ना, जिस पर वो लाइट आ सके। इसको, ये क्या है, स्क्रीन। बात समझ में आ रही है, ये स्क्रीन है। तो जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है ये पैरेलल हो जाएगी किसके, बीसी, हमने ये पढ़ा है। लेकिन बच्चों ये क्या है, देखो इस लाइट के अंदर कौन कौन से कलर हैं, 7 कलर हैं, ठीक है ना। और हमें पता है कि ये सारे के सारे जो 7 कलर हैं इनकी सबकी वेवलेंथ क्या है, इक्वल नहीं है। तो बच्चों जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है उसको ये सबसे ज्यादा डेविएट करता है रास्ते से, और जिसकी वेवलेंथ कम होती है, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है उसको बहुत कम कर पाता है, लगभग नगण्य या लगभग नेगलेक्ट, हल्का सा करेगा उसको बस, ठीक है ना। और बाकी जितने भी है, वायलेट वाला सबसे नीचे, और जो हमारे पास रेड वाला है सबसे ऊपर, और जितने भी हैं वो इसके बीच में लाई करते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों ये सेकंड सरफेस है, इससे ये और भी ज्यादा अलग अलग हो जाएंगे, ये यहां दिखने लगेगा। ऐसे पर्दे पे इनके कलर आ जाते हैं। यहाँ सबसे नीचे कौन सा होता है, वॉयलेट, यहाँ होता है इंडिगो, यहाँ होता है बच्चों ब्लू, यहाँ होता है ग्रीन, यहाँ होता है येलो, यहाँ होता है ऑरेंज, और यहाँ होता है रेड, ठीक है ना। तो ये जो पूरा फिनोमिनन है, देखो यहाँ क्या हुआ है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट हो रही है इनटू कलर कंपोनेंट। इसके कलर कंपोनेंट में ही तो ये स्प्लिट कर रही है, पहले सिंगल स्लिट आई थी लाइट की, और क्या हुआ बाद में, ये स्प्लिटिंग हो गई। देखो 7 तरीके से, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो जो लाइट है बच्चों हमारी, उसमें 7 कलर होते हैं, इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि ये 7 कलर में ही स्प्लिट होगी, ठीक है ना। तो दिस फिनोमिनन इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और ये किसके थ्रू हो रहा है, प्रिज्म के थ्रू हो रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या भी लिख सकते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ठीक है ना, डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। क्लियर है प्यारे बच्चों। इसके बाद बच्चों जो हमारे पास आता है वो है हमारे पास में सर आइजैक न्यूटन ने, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। बच्चों सर आइजैक जो न्यूटन थे उनका माइंड क्रिएटिव था। अब वो यहाँ तो रुकने नहीं वाले थे, उन्होंने सोचा कि हो सकता है लाइट के अंदर 7 कलर ना होकर के कोई ज़्यादा कलर हो, और हम किसी और तरीके से भी एक्सपेरिमेंट करें तो वो जो और कलर उसके अंदर है वो वापस निकल करके आ जाए, ठीक है ना। तो उन्होंने नंबर ऑफ मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन इससे ज़्यादा उन्हें कलर नहीं मिल पाए। और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए बच्चों, उनमें एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट हुआ। क्या हुआ वो क्या एक्सपेरिमेंट किया, वो सभी चीज़ें हम देख लेते हैं। देखिए उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म तो लिया प्यारे बच्चों बिल्कुल सीधा ऐसे, ठीक है ना, और बिल्कुल सेम साइज का, इसकी सिमेट्री, जिसकी सिमेट्री बिल्कुल सेम किसके जैसी हो, इसके जैसी हो, दूसरा प्रिज्म लिया। लेकिन वो कैसे लिया, उन्होंने उल्टा करके रखा, ठीक है ना। कैसे रखा, उल्टा करके।
ठीक है, एक प्रिज्म सीधा और दूसरा प्रिज्म उल्टा। फिर उन्होंने बच्चों यहां लाइट डाली इसके ऊपर, ठीक है ना। दूसरा इधर बना लेते हैं। तो क्या हुआ वही जो होना था, इससे जो लाइट आई इधर से, ये है, ये बच्चों 7 कलर में स्प्लिट हुई। ठीक है ना, और यहां जाकर के और अच्छे से स्प्लिट हुई। लेकिन बच्चों इसके बाद यहां से टकराने के बाद ये कहां जाएगी, देखो ये क्या है, रेयर मीडियम है इनके बीच में, ये डेंसर मीडियम है। जब रे रेयर से डेंसर में जाती है, अगर मैं यहाँ नॉर्मल बनाऊं इसके लिए, इस रे के लिए नॉर्मल बनाऊं तो ये आएगा, इस रे के लिए बनाऊं तो बच्चों ये आ जाएगा, तीसरी के लिए बनाऊं तो ये आ जाएगा, इस तरह से नॉर्मल आएगा ना। और तब जब ऐसा होता है तो लाइट ऑफ रे कहाँ को जाती है, रे की ओर मुड़ जाती है, नॉर्मल की ओर, ठीक है ना। तो ये जितनी भी लाइट आई सारी की सारी कहाँ मुड़ गई, नॉर्मल की ओर, ऐसे मुड़ गई। और जब ये बच्चों इससे बाहर निकली तो वो जो सिंगल रे थी ना, ये कैसी थी, व्हाइट लाइट, ठीक है ना, कैसी थी, व्हाइट लाइट। सेम बिल्कुल एक सिंगल लाइट इधर भी, ये भी कैसी थी, व्हाइट लाइट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये काफी फेमस हुआ कि व्हाइट लाइट से ही व्हाइट लाइट मिल रही है, बाद में बीच में जो भी प्रोसीजर हो रहा है वो सारा एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। क्यों, क्योंकि जस्ट हमारा प्रिज्म को उल्टा करने के कारण सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, रिवर्स हो गई, ठीक है ना। तो बच्चों ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी फेमस हुआ, इसीलिए एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है। तो सभी बच्चों को क्या करना है, ये भी कंप्लीट करना है, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं रेनबो फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है ना। और जो रिफ्रैक्शन होता है एटमॉस्फेयर के थ्रू वो किस तरह से होता है, जिसमें क्या है कि बच्चों आपने कई बार देखा होगा, जो सुबह के समय सनराइज होता है, सनराइज होता है ना सुबह को मॉर्निंग में, तो जो हमें दिखाई देता है सन, एक्चुअली वो उस समय उस पोजीशन पर नहीं होता है। बात समझ रहे हो, देखिए ऐसे समझिए,